देखिए बच्चों की एक क्वेरी आ रही है। केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन वो बच्चे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी ये सब निकाल नहीं पा रहे हैं। और एक टॉपिक और, बैक बॉन्डिंग, एक क्रैश कोर्स था, इसलिए कवर कर पाना मुश्किल था। मैं अलग से एक वीडियो बना दे रहा हूँ। अब बच्चों को क्या है कि क्वेश्चन करने में इनमें दिक्कत आ रही है, इन तीनों में। ये तो चौथा था। एक बच्चे ने मुझे भेजा था कि बोला कि सर बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन, तो मैंने लिख के उसको बताया, तो फ़ोटो खींच के दे दिया था। लेकिन मुझे लगा कि बैक बॉन्डिंग में नहीं आ रहा है तो इसको भी बता ही देते हैं। ये इसमें नहीं है, पर ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, सबसे पहले तो इन्हीं की बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा बॉन्ड एंगल। तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं। देखिए बॉन्ड एंगल में सबसे पहले बात कर, बॉन्ड एंगल होता क्या है? दो बॉन्ड के बीच का एंगल है, दो बॉन्ड के बीच का एंगल है, थीटा से डिनोट कर दिया है। कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, बी ए बॉन्ड एंगल है। चेक द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी ए, सी ए मतलब सेंट्रल एटम है। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट ऑफ एस करेक्टर। पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से परसेंट ऑफ एस करेक्टर निकालेंगे। अगर एसपी है तो परसेंट ऑफ एस करेक्टर कितना है? 50%। sp2 है तो 33%, 33.33, और sp3 है तो 25%। तो अब जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका sp2 है, इसका sp3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकाला। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो यहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम। जैसे क्वेश्चन ले लिया, कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ NO2 प्लस एंड NO2 माइनस। तो NO2 प्लस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लीनियर होता है, 180 डिग्री होगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp है इसका। 2 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। और यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। लेकिन 120 डिग्री ना होकर कितना एंगल हो जा रहा है? 115। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि लोन पेयर का क्या हो रहा है? रिपल्सन। लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या हो जा रहा है? थोड़ा घट जा रहा है। लेकिन sp2 की वजह से sp से एंगल क्या है? कम है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। अगर हाइब्रिडाइजेशन, मैंने तो पहले तो परसेंट ऑफ एस करेक्टर की बात करी। परसेंट ऑफ एस करेक्टर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। अब हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी ए क्या है? सेम। देन चेक द नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर लोन पेयर है या ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। जैसे देखिए CH4 में कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन CH3 माइनस में एक नेगेटिव चार्ज आने के कारण एक लोन पेयर आ जा रहा है। तो एक लोन पेयर आने के कारण CH4 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसका बॉन्ड एंगल 109.28 होता है, इसका बॉन्ड एंगल 107, मतलब अमोनिया के आसपास होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंपाउंड कौन सा है हमारा? ये है हमारा NO3 माइनस, और ये है NO2 माइनस। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था आपको कि 100 कितना 15 है, और यहाँ 120। क्योंकि ये क्या है कि रेजोनेंस के कारण इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबके पास है। तो यहाँ अगर आप ये कहें कि ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये डबल है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबके पास पार्शियल डबल है। तो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, इसलिए ये सब एक जैसे हैं, 120 डिग्री है। यहाँ पर भी ये बात है कि ये दोनों बॉन्ड तो एक जैसे हैं, लेकिन लोन पेयर आने की वजह से ये थोड़ा सा क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर 1 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। अगर हाइब्रिडाइजेशन, इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर बोथ आर सेम। हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर, हमने इसमें तो लोन पेयर अलग था, इसमें हम लोन पेयर भी सेम कर दिया। तब क्या करेंगे? चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने अगर मेरे पिछले लेक्चर देखे हो तो आपको पता चलेगा कि मैं शॉर्ट फॉर्म इन सबको लिखता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम। तो चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CA एज वेल एज SA एंड साइज ऑफ SA ऑल्सो। सराउंडिंग एटम का साइज भी आपको चेक करना होगा। तो पहला केस हमने लिया, EN ऑफ CA इज डिफरेंट, सराउंडिंग को क्या कर दिया? सेम कर दिया।
अब सराउंडिंग को सेम कर दिया तो क्या सेम हो गया, साइज भी सेम हो गया और सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो गई, केवल सी ए बदला। अब बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन ऑफ सी ए, ये तो एक बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अब जैसे अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा कर आपको समझाऊं इस रूल पे जाने से पहले, क्योंकि ड्रैगोज रूल तो चलो एक एक्सेप्शनल केस हो गया, कोई पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ NH3 और PS3 के बारे में, तो NHHH और PHHH, और यहाँ पर लोन पेयर इसका भी है, यहाँ पर लोन पेयर इसका भी है। तो क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन में विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। क्या करेगा, नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम, और डिस्टेंस कम हो जाएगी तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। और जब इनके बीच में रिपल्सन होगा तो यहाँ तो 107 डिग्री एंगल होता है, विपल्सन जो भी होने के कारण यहाँ पर 107 डिग्री एंगल होता है एक्सपेरिमेंटली। अब यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लगभग बराबर। तो इलेक्ट्रॉन लगभग बीच में रहेगा, जब बीच में रहेगा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा तो रिपल्सन कम, तो ये क्या होंगे, पास आएंगे। तो इसका एंगल और इसके एंगल में अगर हम इसको θ2 मान ले और इसको θ1 मान ले तो θ1 हायर होगा θ2 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। ये बता रहा है CA ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CA। लेकिन अब हमको जो समझाने जा रहे हैं वो एक और नया पॉइंट है। जब हमने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को कि डाउन द ग्रुप आने पर हाइड्राइड हो, क्लोराइड हो, फ्लोराइड हो, किसी भी चीज़ की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब सेम है, सराउंडिंग की और साइज सेम है, और हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है आगे चल के एंगल जो है वो सब ऑलमोस्ट 90 हो जा रहा है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट क्या है, 90 है। जैसे इसका 104.5 है, इसका 92 है, इसका 91 है और इसका ऑलमोस्ट 90 है। तो अगर आप देखें तो ये भी ऑलमोस्ट 90, ये भी ऑलमोस्ट 90। तो 90 के आसपास होने का कारण क्या है, 90 के आसपास होने का कारण है, लिखा गया है नो हाइब्रिडाइजेशन। किसने बोला था ये, ड्रैगो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात बोली थी। उन्होंने क्या बोला था कि अगर इफ CA बिलोंग्स टू थर्ड और हायर पीरियड, थर्ड या थर्ड से ज़्यादा, जैसे ये थर्ड पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड का, वो सिक्स्थ पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड का है, ठीक है। तो अगर CA बिलोंग करता है थर्ड या हायर पीरियड से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू और लेस देन 2.5, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। तो या तो 2.5 हो या तो 2.5 से कम हो, देन देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, तब वहाँ पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। और हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, ऑल एंगल आर नियरली 90 डिग्री बिकॉज बॉन्ड फॉर्म बाई प्योर PX, PY एंड PZ। अब PX अगर इधर है तो PY इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। भाई अगर दो ऑर्बिटल की बात करें तो दो अलग अलग एक्सिस पे है तो दोनों का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो प्योर PX, PY, PZ से जब बॉन्ड बनने लगता है तो उनके बीच में एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री का। और ऐसा तब होता है जब प्योर PX, प्योर PY, प्योर PZ कब रहेगा, जब ऑर्बिटल की मिक्सिंग नहीं हो रही होगी, जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही होगी, तो देयर इज़ नो हाइब्रिडाइजेशन। तो कभी आपसे पूछे कि PS3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो ऑप्शन देख लीजिए। अगर sp3 दिया है और नो हाइब्रिडाइजेशन दोनों दिया है तब नो हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन अगर नो हाइब्रिडाइजेशन आपके में ऑप्शन ही नहीं है तब sp3 चुन लीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। तब आप जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वैसे ही निकालिए, क्योंकि इस टॉपिक को घुसाना अभी मेडिकल में घुसाया नहीं गया है, घुसा सकता है। अब आप लोगों की बहुत क्वेरी थी इसलिए मैंने सोचा कि सारा अब पूरा ही पढ़ा दूंगा इसको।
ड्रैगो रूल मैंने लिख दिया। केस 2, अब जैसे केस 1 में हमने लिया था EN ऑफ CA इज डिफरेंट, अब क्या लिख रहे हैं, CA सेम है। अगर CA सेम है तो सराउंडिंग डिफरेंट होगा, सराउंडिंग डिफरेंट होगा तो सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी और सराउंडिंग की साइज भी डिफरेंट होगी। तो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा साइज ऑफ सराउंडिंग। जैसे PI3, PBr3, PCl3, PF3। तो अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इसकी, तो बॉन्ड एंगल सबसे कम इसका। साइज आयोडीन का सबसे ज़्यादा इसलिए, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा इसका। समझ पा रहे हैं? तो अब बात करते हैं किसकी, कुछ क्वेश्चंस की। कुछ आपको और क्वेश्चंस करा दे 4-5 ठो, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि भाई बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है। देखिए मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं और इन चारों क्वेश्चन के स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता था, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर पहले बना दिया है। अब मैं आपको बॉन्ड एंगल समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर एक लोन पेयर है और यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर एंगल हो गया 120 और यहाँ पर एंगल हमने बताया था 115, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर में देखा जाए तो 180। अब इसको ध्यान से देखिए, सारा टर्निंग पॉइंट तो यही है, ये फंसा देगा। देखिए ये लोन पेयर नहीं है, ये बॉन्ड भी नहीं है, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन लोन पेयर का रिपल्सन बॉन्ड से ज़्यादा होता है और इसमें कितना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स कि इसका रिपल्सन बॉन्ड से भी कम होगा। और अगर इसका रिपल्सन बॉन्ड से कम होगा तो 120 से एंगल इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा। याद कर लीजिए इसका एंगल कितना है, 135 है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप अरेंज कर सकते हैं। ये क्या है, यही है 115। अब इसका देखिए तो यहाँ पर साइज और यहाँ पर इन दोनों में, सॉरी ये 135 है, ये तो ये है ना। अब इसका देखिए तो एक लोन पेयर है, इसका भी एक लोन पेयर है, तो जाहिर सी बात है इससे तो ये लोग क्या है, कम है। लेकिन इसका क्या है, लार्ज साइज, और इसका क्या है, स्मॉल साइज। और स्मॉल साइज होने के कारण सबसे ज़्यादा कौन हो गया, NO2, उसके बाद NOCl, उसके बाद NOF। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, बहुत 3 केस, 3 अलग अलग तरह के केस इसके अंदर आ गए। पहला तो ये इसका क्या है, साइज छोटा है, दूसरा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तीसरा इसका साइज बड़ा है। मैं तो वैल्यू लिख दूँ, आप रट्टा मार लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, समझना है। देखिए ध्यान से देखिए, अब क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, और यहाँ पे फ्लोरीन अपनी ओर खींचेगा। यहाँ पे दूरी ज़्यादा तो एंगल कम, ये 102। यहाँ पे दूरी कम तो एंगल ज़्यादा, ये 104.5, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइज, लार्ज साइज, तो यहाँ एंगल याद कर लीजिए 111 होता है। एंगल याद कर लीजिए कितना है, 111। अब हमारा बचा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है भाई। चलिए आइए पहले करना स्टार्ट करते हैं इसको। कुछ डेटा से करते हैं, कुछ रूल से करते हैं, और इसको पहले मिटा देते हैं और इसको यहाँ लगा देते हैं, ये हाथ भी खाली हो जाए। हाँ, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए, अब जिनके आपको वैल्यू पता है उनको लिख लीजिए। जैसे आपको पता है NH3, इसका कितना है, 107। आपको पता है Cl2O, इसका कितना है, 111। अभी मैंने लिखा था। NF3 को देखिए, NFFF, इससे कंपेयर करिए। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, यहाँ पे फ्लोरीन की ज़्यादा।
तो जाहिर सी बात है इसका थीटा क्या होगा, इससे कम होगा। मतलब यहाँ पर θ1 मान लेते, θ1 किससे कम हो गया, 160 से। ठीक है, अब PF3 को लेकर आते हैं। PF3 में ड्रैगोज रूल नहीं लग सकता क्योंकि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन NF3 और PF3 में आप ये तो बोल सकते हैं कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर एंगल बढ़ता है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर एंगल बढ़ता है, मैंने आपको ये लिखवाया है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये θ2 है और θ1 ज़्यादा है किससे, θ2 से। ठीक है, अब आपके पास आया, बचा कौन, NF3 हो गया, NH3 हो गया, PF3 हो गया, Cl2 हो गया, 4 कंपाउंड हो गए, बचा कौन, PS3। PS3 पे क्या लगेगा, ड्रैगोज रूल, और ड्रैगोज रूल लगेगा तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 90। तो सबसे छोटा तो कौन हो गया, PS3, सबसे बड़ा कौन हो गया, Cl2, तो सबसे ज़्यादा Cl2, उसके बाद 107 NH3। इन दोनों में एंगल θ1 इसका ज़्यादा, मतलब NF3, फिर PF3, उसके बाद PS3। ये ध्यान से समझ लीजिए और एक बार देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी में भी बताया था। DAB, कोई दो A और B के बीच में बॉन्ड लेंथ, A का रेडियस प्लस B का रेडियस माइनस 0.09, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस A और B के बीच में, और ये सभी तरह के रेडियस और डिस्टेंस एंगस्ट्रम में रखे जाएंगे। ये बॉन्ड लेंथ निकालने का तरीका है, लेकिन हमको बॉन्ड लेंथ निकालना नहीं, हमको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। तो पहला फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगी। जैसे C और F के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम, C और C में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। दूसरा है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, एक दो एटम के बीच में जितने भी बॉन्ड होते हैं उसी को बॉन्ड ऑर्डर बोला जाता है। अब जैसे देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, डबल बॉन्ड का 2 है, सिंगल बॉन्ड का 1 है। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, इसलिए इसका ज़्यादा है। अब देखिए मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक तरीका आपको बता देता हूँ। अगर आपको मल्टी एटॉमिक सिस्टम मिल जाता है जिसमें कई तरह के बॉन्ड होते हैं और आपको रेजोनेंस नहीं आता है, तो आप क्या करिए, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन A B, अब A और B, ये B है ये A है, आपको पर्टिकुलर दो एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकालने को दे दिया। तो आप क्या करिए कि टोटल बॉन्ड गिनिए A और B के बीच में और टोटल नंबर ऑफ A कौन है, ये आपका सराउंडिंग एटम है, वो पर्टिकुलर सराउंडिंग एटम जिसके बीच में आपको बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर B कार्बन है और A कौन है, ऑक्सीजन है, और आपको बॉन्ड ऑर्डर सबका चाहिए। तो आप यहाँ किया आपने 4 बॉन्ड और अपॉन कितना 3। यहाँ पर देखिए सराउंडिंग 1 2 3 है, लेकिन आपको बॉन्ड ऑर्डर किसके किसके बीच चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये 2 लेना पड़ेगा। ये नहीं लेंगे आप क्योंकि इसके बीच में आपको बॉन्ड ऑर्डर नहीं चाहिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ A लिखा है, जैसे यहाँ पर C के साथ बॉन्ड होता और आपको बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन A B लेना है तो C का बॉन्ड ना बॉन्ड गिनते ना C को सराउंडिंग एटम की तरह ट्रीट करते, केवल A और B से मतलब है आपको। तो यहाँ पे 3/2 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल बॉन्ड 4 है और टोटल सराउंडिंग कितना 2 है। यहाँ पर टोटल बॉन्ड 3 है और कार्बन के लिए सराउंडिंग 1 है, तो ये कितना हो गया 3। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ गया 3, इसका आ गया 2, इसका आ गया 1.5, इसका 1.33। तो जो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो ये ऑर्डर में अरेंज कर दिया। उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर 6 बॉन्ड सराउंडिंग 3, 4 बॉन्ड सराउंडिंग 3,
6 बॉन्ड सराउंडिंग 4। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकाला। जब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम इसका, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा इसकी। अच्छा, इसी मेथड से आप फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको टोटल चार्ज अपॉन टोटल सराउंडिंग एटम कर देना है जिसके ऊपर चार्ज आ सकता है। जैसे यहाँ पर सभी एटम के ऊपर चार्ज घूम सकता है रेजोनेंस से, और टोटल चार्ज कितना है 1 2 3 -3। तो आपने यहाँ पर 3 लिख दिया। माइनस और प्लस तो आप डिसाइड कर लेंगे कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा। अगर सब माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। तो ये माइनस है, -3 कर दिया। और सराउंडिंग कितना है? 4 है, 4। तो हर एक एटम पे 0.75 चार्ज आएगा। जैसे मैं यहाँ पे जरा सा और आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको फॉर्मल चार्ज पूछा या बॉन्ड ऑर्डर पूछा, और मैंने आपको ये दे दिया डबल बॉन्ड O-, H O-, ये है। अब मैंने पूछा बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन P एंड O, तो आपने क्या करा? टोटल बॉन्ड कितना? 2 1 3 1 4। इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि O के बीच का ये बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या हो गया? 4। टोटल सराउंडिंग एटम 1 2 3। इसके ऊपर ना इसके ऊपर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ना हमको इसको सराउंडिंग मानना है यहाँ पर निकालते समय। तो ये हमारा हो गया 3, तो ये आ गया 1.33। अब ऐसे ही फॉर्मल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज कितना है? 2। टोटल सराउंडिंग जैसे लिखा है, टोटल सराउंडिंग विच कैन हैव चार्ज। H पर चार्ज ये डिलोकलाइज नहीं हो सकता। किस पर चार्ज डिलोकलाइज हो सकता है? केवल ऑक्सीजन पर। तो आपको केवल ऑक्सीजन गिनना है, 1 2 3। तो आपने गिन लिया 3। तो इस तरीके से 0.67 नेगेटिव चार्ज ही 0.67 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हमारा तरीका है बॉन्ड लेंथ निकालने का। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड एनर्जी की। अब बच्चों बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। देखिए बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो बॉन्ड एनर्जी है। क्या फैक्टर होते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहले बात तो डेल्टा EN। डेल्टा EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, बॉन्ड उतना ही मजबूत, बॉन्ड तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जैसे ये यहाँ पर भी देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। दूसरा है बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे बता दे रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। तीसरा है एटॉमिक साइज। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होता है, लेकिन सेकंड पीरियड में साइज कार्बन का ज़्यादा है और फ्लोरीन का कम है। आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो कार्बन का मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? साइज छोटा होता जाता है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन फिर भी कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है कंपैरेटिवली नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की ज़्यादा फ्लोरीन से। क्यों ऐसा? देखिए यहाँ पर एक लोन पेयर है। जब ये नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है, तो उसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचता। और नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बना लेता है तो उसके पास एक लोन पेयर बचता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचता है, और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर बचता है। तो यहाँ होगा रिपल्सन, यहाँ होगा थोड़ा ज़्यादा रिपल्सन, और यहाँ होगा बहुत ज़्यादा रिपल्सन। और जब बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा तो बॉन्ड ये दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहेंगे। जब अलग होना चाहेंगे तो जल्दी टूटेंगे, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। उसके बाद उससे थोड़ी ज़्यादा इसकी, फिर उससे ज़्यादा इसकी। यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी होगी। और लिखा क्या है? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज करती है। अब यही बात आता है थर्ड या हायर पीरियड एलिमेंट में। जब थर्ड या हायर पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो उनका साइज हो जाता है बड़ा, क्योंकि थर्ड या हायर पीरियड के एलिमेंट है। अब साइज बड़ा हो गया तो क्या होगा? एटम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दूर होते हैं तो लोन पेयर भी दूर हो जाते हैं। लोन पेयर दूर हो जाते हैं तो लार्ज साइज होने के कारण लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाता। और उस केस में फिर हम ये वाले पॉइंट को अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पीरियड वाले को केवल ध्यान रखना है आपको, बाकी सब में ये अप्लाई कर देना है। तो उस केस में क्लोरीन का साइज छोटा है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। तो ये ऑर्डर रहेगा। अब जैसे ये याद कर लीजिए आप,
फॉस्फोरस की बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन से ज़्यादा क्योंकि इसका साइज छोटा, सल्फर की ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ज़्यादा, लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा, साइज छोटा, फ्लोरीन का रिपल्सन ज़्यादा, लोन पेयर का साइज छोटा। लेकिन कार्बन का साइज छोटा और रिपल्सन है ही नहीं, कार्बन का साइज छोटा और रिपल्सन है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाने के बाद ना इसके पास लोन पेयर है ना इसके पास लोन पेयर है। तो उस केस में यहाँ तो हर जगह थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता जा रहा है और अचानक इसका सेकंड पीरियड का ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर ये केस लग जाएगा लेकिन बाकी में नहीं लगेगा। एक बॉन्ड एनर्जी आपको ऑर्गेनिक में काम आएगी, उसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जब हम हैलोजिनेशन पढ़ा रहे होंगे आपको एल्केन का तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, तब आयोडीन। ये हैलोजन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा मतलब पूरी दुनिया में ज़्यादा। हम कह रहे हैं कि हैलोजन में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है क्लोरीन की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बैक बॉन्डिंग की। अब देखिए बात करते हैं बैक बॉन्डिंग की। बैक बॉन्डिंग क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है जो नॉर्मल बॉन्ड बनने के बाद बनता है, और ये हमेशा जो बॉन्ड बन चुके रहते हैं 2 एटम के बीच में, उन्हीं दोनों के बीच में एक एडिशनल बॉन्ड बनता है। और ये एडिशनल बॉन्ड तब बनता है जब 2 बॉन्डेड एटम जो दोनों के बीच में बॉन्ड बना है उसमें से एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और दूसरे के पास लोन पेयर हो। अगर ये कंडीशन है तो बैक बॉन्ड बनने का चांस है। अब जैसे ये क्या लिखा है कि कंडीशन क्या है कि इट इज टेक्स प्लेस व्हेन आउट ऑफ 2 बॉन्डेड एटम, 2 बॉन्डेड एटम में से वन हैज़ वैकेंट ऑर्बिटल पी या डी में से कुछ भी, एंड अदर हैज़ लोन पेयर, एक के पास लोन पेयर हो और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या होगा ये बातें आप पढ़ लीजिए, मैं केवल पहले बैक बॉन्डिंग समझाऊँ फिर मैं इनको पढ़ के बारी बारी से समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर। तो फ्लोरीन, तीनों फ्लोरीन में से कोई भी फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, एक लोन पेयर ये डोनेट किया। जब डोनेट किया तो फ्लोरीन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया, बोरॉन के ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि इनमें से कौन से फ्लोरीन ने डोनेट किया है, तो आप इसको ये मिटा सकते हैं। आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि बोरॉन F और ये ऐसे करके पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं, और सभी फ्लोरीन पे +1/3 +1/3 +1/3। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मल चार्ज निकालना, चार्ज अपॉन टोटल सराउंडिंग एटम, और यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस। अब देखिए कि यहाँ पर बॉन्ड ना तो डबल है ना सिंगल है, कितना है बॉन्ड ऑर्डर, 4/3। तो इस तरीके से बॉन्ड सिंगल से पार्शियल डबल में चेंज हो गया। पार्शियल डबल में चेंज हुआ तो क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और बॉन्ड एनर्जी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। हमेशा ही बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा और बॉन्ड एनर्जी हमेशा ही क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन कह रहा है कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन चेंज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। बॉन्ड एंगल चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 है, 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड एंगल था 120, और इस समय भी देखिए तो सारे बॉन्ड एक जैसे, बॉन्ड एंगल कितना 120, मतलब बॉन्ड एंगल चेंज यहाँ पर नहीं हुआ, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज यहाँ पर नहीं हुआ। अब अगर हम बोरॉन हैलाइड के बाकी कंपाउंड को देखें, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को, तो मैंने एक समझाने के लिए ऐसे बनाया है, ध्यान से देखिए। बोरॉन और फ्लोरीन का साइज छोटा है तो बोरॉन के पास रहेगा, क्लोरीन थोड़ा सा दूर, ब्रोमीन थोड़ा और दूर, और आयोडीन और दूर। अब जैसे कोई मेरे यहाँ खड़ा है तो मैंने उससे यूँ पेन मांग लिया, थोड़ा दूर है तो मैंने ऐसे मांग लिया, थोड़ा और दूर है तो मैंने और ऐसे मांग लिया, थोड़ा और दूर है। अब मान लीजिए आपसे पेन मांगना हो तो कैमरे में घुसना पड़ेगा ना, तो ऐसे करके पेन मांगा। तो कहने का मतलब है कि जो जितना दूर होता गया उससे इलेक्ट्रॉन लेना उतना ही मुश्किल होता गया। तो एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि आयोडीन का बोरॉन को इलेक्ट्रॉन देना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए इफेक्टिवनेस ऑफ बैक बॉन्ड सबसे ज़्यादा किस में होगा, BF3 में, फिर BCl3 में, फिर BBr3 में, फिर Bi3 में। अच्छा,
जिसके पास सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो लुईस एसिड होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास होती है वो लुईस एसिड होता है। तो अब लुईस एसिड सबसे अच्छा कौन होगा? जिसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा या सबसे कम चांसेस होगा। जैसे इसका ऑक्टेट पूरा होने का चांस सबसे कम है, उससे ज़्यादा चांस इसका है, उससे ज़्यादा चांस इसका है, उससे ज़्यादा चांस इसका है, तो इसका ऑक्टेट पूरा होने का चांस सबसे ज़्यादा है। तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, तो ये सबसे ख़राब लुईस एसिड होगा और ये सबसे अच्छा लुईस एसिड होगा। तो इसीलिए ये लुईस एसिड का ऑर्डर है। बैक बॉन्डिंग का एक और एग्जांपल लेते हैं। राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन बोथ कंपाउंड। हमने दो कंपाउंड लिया, CH3 थ्राइस एन टर्सरी एमीन है, ठीक है। और ये जैसे ट्राईमिथाइल एमीन है, वो ट्राईसिलाइल एमीन बोला जाता है इसको, ठीक है। एल्काइल है, सिलिकॉन से सिलाइल बोल दिया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये लोन पेयर नहीं डोनेट कर सकता, हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये लोन पेयर डोनेट करेगा तीनों में से किसी भी सिलिकॉन को। अगर एक ही सिलिकॉन होता तब तो एक को डोनेट करता, लेकिन अब तीन है तो तीन में से किसी एक को डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो जब ये डोनेट करेगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, लोन पेयर तो गायब, लोन पेयर गायब, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो फिर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस तरीके से बना सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4/3। पहले बॉन्ड कितना था? 1, अब बॉन्ड कितना है? 1.33। मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? बढ़ा, मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या हुई? बढ़ी। बॉन्ड लेंथ क्या हुआ? घटा। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए था? sp3, लेकिन क्या हो गया? sp2। बॉन्ड एंगल बस sp3 का कम होता है और sp2 का बॉन्ड एंगल क्या होता है? ज़्यादा। तो इसीलिए बोला गया है कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Ca मे और मे नॉट चेंज। यहाँ चेंज नहीं हुआ, यहाँ चेंज हुआ। ड्यू टू बॉन्ड बैक बॉन्डिंग, बीबी मतलब क्या है? बैक बॉन्डिंग, वो बीवी होता है जो आप समझ रहे होंगे इस समय, वो बीवी होता है, ये बीबी है। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल मे और मे नॉट चेंज। बॉन्ड एंगल चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर चेंज नहीं हुआ था लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया। तो ये रहा बैक बॉन्डिंग। अब मेरे ख्याल से आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। नमस्कार।